हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है इस टाइम सेवर कोर्स में, जहां आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही नया चैप्टर एरिया अंडर कर्व, है ना। यानी वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखो, ये डिस्कशन हमारा कहां हुआ था शुरू? डेफिनेट इंटीग्रेशन में, निश्चित समाकलन में। हमने निश्चित समाकलन में बात करी थी कि निश्चित समाकलन जो है वो क्या करता है। अब कई बच्चों का ये फील आता है कि अनिश्चित समाकलन से निश्चित समाकलन होगा, लेकिन जब हमने निश्चित समाकलन पढ़ा तो हमने देखा कि वो तो प्रॉपर्टी बेस्ड था। और निश्चित समाकलन क्या था? निश्चित समाकलन वास्तविकता में आपको एरिया बाउंड करके देता था, यानी वो आपका एरिया कैलकुलेट करता था, है ना। और ये एरिया कौन सा होता था? ये एल्जेब्रिकल एरिया होता था, यानी आपका जो क्षेत्रफल है उसका बीजगणितीय योग था। क्योंकि अगर एरिया का बीजगणितीय योग था तभी हमने कहा था कि जो क्षेत्रफल एक्स अक्ष के ऊपर परिबद्ध होगा उसे हम धनात्मक लेंगे, और जो क्षेत्रफल नीचे परिबद्ध होगा उसे हम ऋणात्मक लेंगे। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व जो है, यानी ये जो चैप्टर हम बात कर रहे हैं उसके अंदर अंतर सिर्फ इतना है कि यहां जो वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकलेगा वो ज्यामितीय क्षेत्रफल होगा। अर्थात यहां पर चाहे वक्र एक्स अक्ष के ऊपर एरिया परिबद्ध करे या एक्स अक्ष के नीचे एरिया परिबद्ध करे, आपको दोनों ही एरिया को धनात्मक लेना है और उन्हें जोड़ना है। वास्तविकता में जो आपका एरिया है, जो क्षेत्रफल होता है, वह एक सदिश राशि होती है, पर चूंकि हम गणित के अंदर उसका सिर्फ क्या लेते हैं, हम उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं। इसलिए कई बच्चों का यह परसेप्शन हो जाता है कि सर एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या? एरिया इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया हमेशा एक सदिश राशि है, धनात्मक और ऋणात्मक वो दोनों ही होती है। पर आपको ध्यान ये देना है कि गणित में सिर्फ उसका क्या लिया जाता है, मैग्नीट्यूड लिया जा रहा होता है। इस वजह से हमें वो ऐसा दिखता है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन है क्या? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात, यहां पर जो हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं वो चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, हम उसको कैसे लेंगे? धनात्मक लेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में और एरिया अंडर कर्व में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या होगा? वो डिफरेंस है कि वहां पर जो एरिया था वह अलजेब्रिकल सम था, यहां जो एरिया है वो ज्योमेट्रिकल सम है। एल्जेब्रिकल सम और ज्योमेट्रिकल सम में अंतर क्या हो गया? एल्जेब्रिकल सम में जो आपका एक्स अक्ष के ऊपर बना है उसको आपको धनात्मक लेना है, जो एक्स अक्ष के नीचे परिबद्ध क्षेत्र होगा उसका ऋणात्मक आएगा। इसीलिए इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई sin x शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे यहां सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमको एरिया जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। ठीक है, अब बात यहां एक और चलेगी, क्या कि हमें कैसे पता चले कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम हो रहा है या एरिया अंडर कर्व का काम है बेटा? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल में वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन बना करके देगा आपको, ठीक है। लेकिन जब एरिया अंडर कर्व का सवाल आएगा तो वो भाषात्मक प्रश्न देगा, यानी वो क्या बोलेगा कि वक्र y बराबर sin x द्वारा x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई के मध्य परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर ये परिभाषात्मक रूप में या भाषात्मक रूप में आपका प्रश्न आया है तो आपको उसका ज्यामितीय एरिया ज्ञात करना है, ज्यामितीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक बात है। तो ये होती है इसकी चैप्टर की भूमिका, और इसकी जो कहानी है उसमें पहले चैप्टर का नाम तो हम लिख ही लेते हैं, हमारा है एरिया अंडर कर्व। ठीक है, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व यानी वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अंदर कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है, मतलब पीटीआर नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां ध्यान रखना। सबसे पहली बात क्या है? ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पहला क्या है कि यहां वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का ज्यामितीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात बेटा है ना कि यहां वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का
ज्यामितीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ज्यामितीय क्षेत्रफल का अर्थ हुआ कि चाहे वक्र ऊपर की तरफ परिबद्ध हो एक्स अक्ष के या एक्स अक्ष के नीचे की तरफ परिबद्ध हो, आपको सदैव उसको धनात्मक ही लेना है बेटा, ठीक है ना। इसका लॉजिक क्या है, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर आपका वक्र जो है ना वो कुछ इस तरीके से दिया, देखो यहां से ये वक्र था, ये आपका वक्र मान लेते हैं हम y बराबर क्या है f ऑफ x है, ठीक है। अब y बराबर f ऑफ x पर मैंने कहा कि ये आपको यहां से, कहां से, ये वाला लाइन x बराबर a से और x बराबर b, इस लाइन के मध्य इस वक्र द्वारा x बराबर a और x बराबर b के मध्य x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बेटा, है ना। तो आप जो परिबद्ध क्षेत्र कह रहे हैं वो परिबद्ध क्षेत्र वास्तविकता में ये वाला हुआ, और चूंकि ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा कहां पर है, x अक्ष के ऊपर है बेटा। उस केस में जो आपका फॉर्मूला बनेगा इसको निकालने का, वो बनेगा इंटीग्रेशन में a से b और आपका f ऑफ x dx आ जाएगा। और यहां कोई मॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये स्वतः ही अपने आप को क्या करेगा, धनात्मक दे देगा बेटा, ठीक है। पर सिचुएशन ऐसी हो यदि कि आपका वक्र जो बना हो वो ऐसे बना हो, ये रहा हो y बराबर f ऑफ x मान लो, है ना, और आपने फिर से वही कहा, कहा x बराबर a से, ये मान लीजिए आपका x बराबर a है, से x बराबर b पर जो आपका परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल किसके साथ, x अक्ष के साथ। तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर ये वाला जो एरिया है अब की बार ये बाउंड हुआ। अगर हम निश्चित समाकलन की बात करें, है ना, करना तो हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, तो हम बोलेंगे कि सर इसको इंटीग्रेट हम करेंगे a से b में, क्या होगा f ऑफ x dx। और हमें मालूम है कि अगर इसका उत्तर देखेंगे तो ये अपने आप कैसा आने वाला है, ऋणात्मक आने वाला है। परंतु हमको एरिया जो देना है, दिस इज एरिया, है ना, बेसिकली ये क्या है, एरिया है। तो ये जो एरिया आएगा वो आपका नेगेटिव आने वाला है। तो इस पर आप क्या करोगे, मॉड लगा दोगे, ताकि जो भी उत्तर आए उसको आपको क्या करना है, धनात्मक करना है। अच्छा, सिचुएशन ऐसी आ जाए कि एक ही वक्र हो, उसी वक्र में आपके साथ क्या हो रहा हो, ऊपर भी जा रहा हो ग्राफ, जैसे मान लीजिए ग्राफ यहां से चला ऐसे और ऐसे चला गया, मान लो ये आपका क्या आ गया, x इक्वल टू a आ गया, मान लो ये पॉइंट आपका c, और यहां मान लो कि आपके पास क्या आ रहा है, x इक्वल टू b आ रहा है बेटा, ठीक है। अब आपका जो एरिया है जो वक्र द्वारा y बराबर f ऑफ x द्वारा, है ना, ये आपका y बराबर f ऑफ x है, y बराबर f ऑफ x द्वारा आपका वह एरिया जो x बराबर a से x बराबर b के मध्य x अक्ष से परिबद्ध हुआ है, वह क्षेत्रफल अब आपके पास दो है। एक क्षेत्रफल तो आपके पास ये है बेटा, ये आपका एक बाउंड एरिया हुआ है ना, और जो दूसरा एरिया बाउंड हुआ ना वो एरिया आपका ये वाला बाउंड हो गया, ठीक है। अब आपका धनात्मक और ऋणात्मक है। यदि आपने a से b के बीच में डायरेक्ट लिख दिया, क्या लिख दिया, a से b के बीच में डायरेक्ट लिखा, तो फिर वो एल्जेब्रिकल सब मारेगा, वो इस वाले को और इस वाले को घटा करके आंसर देगा। तो अगर मुझे ये एरिया अंडर कर्व के अंदर करना, देखो अगर मैं सीधे सीधे सवाल बोल दूं, क्या मैं ये बोल दूं कि इंटीग्रेशन में आप a टू b f ऑफ x dx कैलकुलेट करो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस एरिया को पॉजिटिव लेगा और इस एरिया को नेगेटिव लेगा और आपस में घटा करके ही फाइनल आंसर देगा। लेकिन यदि मुझे क्या चाहिए, मैंने ये बोला ही नहीं कि मुझे इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx करना है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे वक्र y बराबर f ऑफ x द्वारा रेखा x बराबर a वो x बराबर b के मध्य x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। ये मैंने भाषात्मक प्रश्न आपको अगर दिया है तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि आपका जो एरिया कैलकुलेट होने वाला है वो इंटीग्रेशन में a से c f ऑफ x dx रहेगा। इसका मतलब उसने कौन सा एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया यहां तक। अब मुझे मालूम है इसके बाद जो है आपका एरिया c से लेकर के b तक है और वो ऋणात्मक आने वाला है, तो आप इसे इंटीग्रेशन में लिखोगे c से लेकर के b और f ऑफ x dx अभी आएगा तो ऋणात्मक, पक्की बात है। तो हम क्या करते हैं, इस केस के अंदर यहां लगा देते हैं मॉड, क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, ताकि ये क्षेत्रफल भी इसमें जुड़ जाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है या जो चीज इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से अलग करती है वो ये वाला पार्ट है, जहां हम
पहले अगर डेफिनेट की बात कर रहे थे तो हम दिस माइनस दिस कर रहे थे, अब की बार हमें दोनों ही क्षेत्रफलों को क्या करना होगा, दोनों ही क्षेत्रफलों को जोड़ना होगा। ठीक है, ये हुई हमारा पहला पॉइंट। ये आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि एरिया अंडर कर्व में और डेफिनेट इंटीग्रेशन में अंतर क्या है। वास्तविकता में देखा जाए तो दोनों ही सेपरेट फॉर्मेट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन अलजेब्रिकल सम है और एरिया अंडर कर्व जो है वो क्षेत्रफल कैलकुलेट करेगा, तो वो आपका ज्योमेट्रिकल सम है, यानी सब कुछ धनात्मक होगा। दूसरी कंडीशन यहां पर ध्यान रखनी है, वो क्या, ये दूसरा पॉइंट है, वो क्या दूसरा कंडीशन आपका है कि वक्र द्वारा क्षेत्रफल परिबद्ध होना आवश्यक है। परिबद्ध होना आवश्यक है। ठीक है, वक्र द्वारा क्षेत्रफल परिबद्ध होना आवश्यक है तथा इस परिबद्ध क्षेत्र में समस्त बाउंड्री कंडीशंस होनी चाहिए आपकी, समस्त बाउंड्री कंडीशन आनी चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या है, आपका जो क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हैं वो आपका इंक्लोज्ड होना जरूरी है, परिबद्ध होना जरूरी है। एरिया खुला रह गया ना कहीं से तो आपका वो परिबद्ध नहीं हुआ है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एरिया आप निकाल रहे हैं वो इंक्लोज्ड एरिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंक्लोज्ड एरिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो जो इंक्लोज्ड एरिया है ना, उसके अंदर आपकी सारी कंडीशनें आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि रेखा x बराबर a, x बराबर b के मध्य वक्र y बराबर fx द्वारा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो मैंने जितनी भी कंडीशनें बोली हैं ये सारी कंडीशनें आपके वक्र के परिबद्ध क्षेत्र में होनी आवश्यक है। यानी जितनी भी आपकी ज्योमेट्रिकल जो कंडीशंस हैं, जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशन आपके उस इनक्लोज्ड रीजन में होना, उस परिबद्ध क्षेत्र में होना आवश्यक है। जब तक वो परिबद्ध क्षेत्र नहीं बनेगा तब तक आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, तीसरा पॉइंट कहता है समाकलन सदैव फलनों का होता है, फलनों का होता है। ये बात हम जानते हैं, समाकलन सदैव क्या होता है बेटा, फलनों का होता है। ठीक बात है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हम एरिया अंडर कर्व की अगर बात कर रहे हैं तो क्या हम एरिया अंडर कर्व की मदद से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आप बोलोगे कि हां सर एरिया अंडर कर्व है तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाना चाहिए, सही बात। लेकिन वृत्त जो है या वृत्त की जो समीकरण है बेटा, वह कभी भी फलन प्रदर्शित नहीं करती है। फलन की परिभाषा के अनुसार एक x के लिए एक y होना चाहिए, लेकिन अगर आप वृत्त का समीकरण ले रहे हैं मान लीजिए, तो आप एक x के लिए 2y के मान लेके आ जाएंगे और एक y के लिए 2x के मान भी आ रहे हैं। तो ये तो मैनी टू मैनी रिलेशन है। पर यह कहा जाता है कि समाकलन सदैव फलनों का होता है तथा कई वक्र ऐसे होते हैं, कई वक्र ऐसे होते हैं जो फलनों के संगठन को प्रदर्शित करते हैं, संगठन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको फिर सिमेट्रिसिटी से एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैं समझाता हूं बेटा, देखो मान लो कि आपका एक वृत्त है ना। अगर यह वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या r है, तो इस वृत्त का समीकरण आपके पास क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है ना। तो क्या ये आपका फलन है? नहीं, ये फलन नहीं है। अब मैं अगर ये कहूं आपसे कि मुझे वृत्त द्वारा निर्देशांक की अक्षों पर जो वृत्त बनाया है उसका परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो एरिया तो वृत्त ने क्या कर दिया? एनक्लोज्ड कर दिया, ठीक है। अब मुझे अगर ये क्षेत्रफल निकालना है तो भी मैं क्या कर सकता हूं? एरिया अंडर कर्व का प्रयोग करके इसका आंसर लगा सकता हूं। लेकिन यह बात आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वक्र का समीकरण है बेटा, उसको आप लिखोगे वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से आप अगर ध्यान देंगे तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग फलन हैं। ये भी एक फलन है और ये भी क्या है? एक फलन है। तो वृत्त जो है आपका वो दो फलनों का क्या है? संगठन है। अगर आप सिर्फ इस वक्र की बात करेंगे तो ये वक्र आपका जो है बेटा, ये सिर्फ यहां से लेके यहां तक बनेगा, ये रहा। और अगर मैं सिर्फ इतना वृत्त बना दूं तो आप बोलने वाले हो कि सर ये तो फलन है, क्योंकि आपका फलन के लिए क्या करना होता था बेटा? y अक्ष के समांतर रेखा खींचते थे, और अगर ये सारी रेखाएं वक्र को सिर्फ एक बार काटेगी तो आपका फलन हो जाएगा। तो ये आपका एक फलन है, बोलो हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला, तो ये वाला जो है ना, ये आपका ये वाला इक्वेशन है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो है y बराबर माइनस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये वाला जो है वो आपका y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या कर सकते हैं? इस कॉन्सेप्ट की मदद से इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बस ये क्या करना है आपको, आप यहां से लेके यहां तक इसको इंटीग्रेट कर दें और इतना एरिया कैलकुलेट कर ले। कौन सा? ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लें। ये तो फंक्शन है, इसको कैलकुलेट कर लो, और क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो आप इस एरिया का क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। तो कई बार, या ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसको सिर्फ यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करो ये एरिया, और ये जो एरिया आएगा इसको 4 टाइम कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल एरिया निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अगर आपका, पहली बात तो ये समझ जाओ कि आपका जो समाकलन होने वाला है वो किसका होने वाला है? वो सिर्फ फलनों का होता है। वो फलन चाहे सतत हो, मतलब, या असतत हो। असतत भी होगा तो हम पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करना जानते हैं। ये हमने निश्चित समाकलन में पढ़ लिया था बेटा, है ना। चाहे वो डिफरेंशिएबल ना हो, डिफरेंशिएबल नहीं भी होता है तो भी हम उसका समाकलन कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से। लेकिन वो फलन ही नहीं है अगर, तो हम उसका समाकलन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? ऐसे सारी समीकरण या ऐसे सारे व्यंजक जो फलन को प्रदर्शित नहीं कर रहे हो, उनमें हमें फलन बनाने होंगे। हमें यह ढूंढना होता है कि आखिर ये कौन कौन से फलनों के संगठन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक और मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने कहा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक पैराबोला है जो ऐसे जाएगा। अब ये तो फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम दो पार्ट बना लेते हैं। आधा पार्ट यहां से काट लेते हैं, ये वाला, और इस पार्ट को मैं बोलता हूं कि ये y बराबर रूट एक्स वाला पार्ट है, और इस पार्ट को ब्रेक कर लो तो ये y बराबर माइनस रूट एक्स वाला पार्ट है। और दोनों का संगठन जब किया जाएगा तो ये क्या बनने वाला है? यह एक समीकरण बन जाएगी, या आपके पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो या तो y बराबर रूट एक्स से करो या y बराबर माइनस रूट एक्स से करो। तो आपका जो ये सेकंड पॉइंट है, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें आपको मैं ये दिखाता हूं कि अगर मुझे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, और वो भी क्या निकालना है, क्या सिद्ध करना है? पाई आर स्क्वायर सिद्ध करना है, तो मैं समाकलन की मदद से ये कैसे कर पाता हूं, आइए इसको एक बार देखते हैं। ठीक है, आई होप अब आपको चैप्टर का नाम तो पता है, एरिया अंडर कर्व। तो मैं इसे हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लीजिए मेरा प्रश्न आया कुछ ऐसा कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब अगर ऐसा है
तो आप देखो क्या करोगे, ये आपका वृत्त है बेटा ना, जिसका केंद्र 0 0 है और ये त्रिज्या r है। तो मैंने कहा ये तो अभी आपका क्या नहीं है, ये फलन नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये जान रहा हूं कि जो एरिया यहां बनेगा, ये वाला एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं, वो जो एरिया है वह एरिया आपका, अगर मैं मान लेता हूं कि a है ना, तो आप बोलोगे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्किल, इतना तो हिंदी चलेगी अपनी है ना, एरिया ऑफ सर्किल बराबर क्या होगा, 4 इंटू ए होने वाला है। बोलो हाँ या ना। अब ये कहीं से ए निकल जाए तो मेरा काम बन जाए। अच्छा, ये जो ए है ये कहां से शुरू हो रहा है बेटा, देखो ध्यान से, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये आपका वक्र है, ठीक है। इस वक्र का नाम क्या होगा, इस वक्र का नाम होगा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो आपकी लिमिट है वो 0 से कहां तक जा रही है, r तक जा रही है। तो आपका a कैसे निकलेगा, a अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका a आएगा इंटीग्रेशन में 0 से लेकर r तक, है ना, 0 से लेकर r तक, कहां से कहां तक, 0 से लेकर r तक, और आपका वक्र जो है वो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। अब क्या करें, इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो a बराबर क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका x/2 फिर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 फिर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई आर, ठीक है ना, और यहां इसकी लिमिट चलेगी आपकी 0 से r, ठीक है। अब यदि आपने r का मान रखा तो r माइनस r तो 0 हो जाएगा, तो ये तो सब खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म, भूल जाओ इसको। r बाई आर यहां रखा तो r बाई आर हो जाएगा 1, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1, ठीक है, एक तो ये आ गया, माइनस अब 0 रखोगे तो x 0 की वजह से सब कुछ 0 हो जाएगा, और यहां 0 रखोगे तो भी 0 आएगा, तो ये तो 0 ही आ गया। तो आपका एरिया जो कैलकुलेट होके आया बेटा वो आया आपका आर स्क्वायर बाई 2 इंटू, और ये आ गया पाई बाई 2, यानी आपका जो एरिया निकल के आया वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 आ गया। ये एरिया क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ठीक है ना। ओके, अब मैंने कहा कि जो मेरा एरिया ऑफ सर्कल है वो 4 गुना है किसका, इस एरिया का, तो मेरा जो सर्किल का एरिया आएगा वो 4 इंटू क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 4 रखा, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका जो सर्किल का एरिया आ रहा है, ए सर्किल अगर अपन बोले तो वो सर्कल का एरिया अपने आप कितना निकल के आ गया बेटा, पाई आर स्क्वायर निकल के आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने ज्ञात किया, वो भी किससे, समाकलन की मदद से। लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि आप ये करो, मैंने आपसे बोला था इंटीग्रेशन नहीं करो, आप तो मुझे एरिया निकालो। तो जब वो परिबद्ध बोल रहा है तो एरिया अंडर कर्व का यूज हम करने वाले हैं, ठीक बात है। तो ये हमारा वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि कई बार जो आपको व्यंजक दिया जाएगा वो फलन प्रदर्शित नहीं कर रहा होगा, तब भी वह फलनों का संगठन होगा, तो हमें वो फलन निकालना है, उसे इंटीग्रेट करके फिर सिमेट्रिसिटी की मदद से उस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बेटा, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहां पर जो इस चैप्टर के अंदर है वो 2 तरीके से आप क्षेत्रफलों को परिबद्ध करते हैं बेटा। एक, आप जब परिबद्ध करते हैं क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल को आप वर्टिकल स्ट्रिप के द्वारा चेक करते हैं, या उस पूरे वर्टिकल स्ट्रिप से उस एरिया को कवर करते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट जो अपना है उसमें क्या है कि आपने मान लीजिए जब ये कहा कि इंटीग्रेशन में a से b f ऑफ x dx कर रहा हूं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि x बराबर a और x बराबर b के मध्य जो परिबद्ध क्षेत्रफल है fx का, किसके साथ, x अक्ष के साथ, तो आपका वो एरिया परिबद्ध हो रहा है। अगर मान लीजिए इसका डायग्राम मैं सोचूं और मान लीजिए आपका वक्र ऐसे रहा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, x बराबर a आएगा, ये एरिया क्या होगा, x बराबर b होगा, और आप यहां पर एक वर्टिकल स्ट्रिप मान रहे हैं बेटा, ठीक है,
ये वर्टिकल स्ट्रिप जो होती है ना बेटा, ये वर्टिकल स्ट्रिप को अगर अपन dx मान रहे हैं, देखो इस एरिया को क्या कर रहे हैं अपन, dx मान रहे हैं, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिप को वर्टिकली इधर मूव कर रहे हैं और ये पूरा एरिया कवर करेगा ये वाला, ऐसे लेके बी तक में। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप जब सवाल कर रहे हो और आपका जो वक्र आया हो वो वक्र कुछ इस तरीके से आ जाए, मान लो ऐसा वक्र आ गया, मान लो ऐसा कुछ आ गया, वक्र ऐसा चला गया। अब आपको एरिया जो बाउंड करना है वो मान लो ये वाला एरिया बाउंड करना है, ठीक है, ये 0 है, 0,a मान लो, यहां से 0,b मान लो, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आ रही है। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये एरिया आपको मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है, ये एरिया है ना, तो इस एरिया को जब आप कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा, तो इस एरिया के लिए आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं बना, वर्टिकल स्ट्रिप नहीं बना सकते। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, उस केस में आपको इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी पड़ेगी, एक क्षैतिज पट्टिका बनानी पड़ेगी, और ये क्षैतिज पट्टिका इस क्षेत्रफल में क्या काम करेगी। अब अगर ये y पर बनी है तो इसको क्या बोलोगे, dy। तो इस केस में जो आपका क्षेत्रफल ये वाला बाउंड हो रहा है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम इंटीग्रेशन में a to b और f of y dy बोलने वाले हैं। हम क्या बोलने वाले हैं, f of y dy बोलने वाले हैं, ठीक है, क्या बोलने वाले हैं, f of y dy बोलने वाले बेटा। तो इंटीग्रेशन a to b f of y dy अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस जो आपका जो ये एरिया है वो एरिया में किसके सापेक्ष देख रहा हूं, मैं y एक्सेस के सापेक्ष देख रहा हूं, ठीक बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे भी जाना पड़ेगा और वर्टिकल स्ट्रिप पर भी जाना पड़ेगा, ये बात समझ लें एरिया अंडर कर्व के अंदर। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, पूरे फलन को y के रूप में लाना, यानी x बराबर fi बनाओगे और फिर आप ये लिमिट डालोगे तो आपका ये करेगा, क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये y के सापेक्ष हो रहा है, और ये वाला जो है वो किसके सापेक्ष है, वो x के सापेक्ष है, ठीक बात है। तो आई होप हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया किसका, एरिया अंडर कर्व का। अब हम आगे बढ़े, कुछ प्रश्न हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके जो सवाल आते हैं वो वास्तविकता में कैसे आएंगे, कैसे वो निश्चित समाकलन से भिन्न होते हैं, और उनको हम देखते ही समझ जाते हैं कि ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। देखो मान लो जैसे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन दिया मैंने कहा कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा, वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा x बराबर 1 व x बराबर 2 के मध्य x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का, x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा x बराबर 1 व x बराबर 2 के मध्य x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उसने ये नहीं बोला कि आप इंटीग्रेशन में 1 से लेके 2 और एक्स स्क्वायर dx करो, अगर ऐसा बोलता तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल था। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है वक्र y बराबर, तो आपको पहला काम क्या करना बेटा, आप ध्यान रखना सवालों में, आपको पहले डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा और आपको वो जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ है, जो क्षेत्रफल परिबद्ध हुआ है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी इस चैप्टर के अंदर बिना ग्राफ के ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, तो आपको ग्राफ तो बनाना ही बनाना है। तो अपन फिर से उसी बात पर आ गए कि ग्राफ से दोस्ती करनी पड़ेगी। अब आपका सवाल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपने कहा सर ये होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बोला, द्वारा x बराबर 1 और x बराबर 2। अब x बराबर 1 कहां ले लें, ये मान लो हमने ले लिया x बराबर 1 और x बराबर 2 ले लो, यहां ये आ गया x बराबर 2। अब आप पहले मेरे को एरिया बाउंड बताओ कि एरिया कौन सा बाउंड कर रहे हैं हम, देखो है ना। तो उसने क्या बोला है, x बराबर 1, x बराबर 2 और x अक्ष से। तो आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जहां सारी बाउंड्रीज आ जाएं। ये सब क्या है बेटा, ये और ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस है। तो ये बाउंड्री कंडीशन सब आ जाना चाहिए। तो देखो मैंने क्या कहा,
x बराबर 1 ये रहा, इसको डार्क कर लिया, x अक्ष आ गया इस एरिया में, ये कैलकुलेट करना है, ये x बराबर 2 वाला आ गया, इसे ले लिया, और ये वक्र भी आ गया। तो ये जो एरिया मैंने शेड करना है, या ये जो एरिया मैं बना रहा हूं, ये एरिया वास्तविकता में क्या है, ये एरिया जो है ये है मेरा रिक्वायर्ड एरिया, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो शेडेड पार्ट है ये है, और जो मैंने परिबद्ध किया बेटा वो इनक्लोज्ड है, मतलब चारों तरफ से बंद एरिया है ना, ये जरूरी है। हालांकि सिर्फ एक एसिम्प्टोट होता है, अनंतीय स्पर्श रेखा वाला कॉन्सेप्ट है, वहां पर क्लोज नहीं भी होगा तो भी एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन बाकी सब जगह तो एरिया आपका क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और अब आपका जब ये एरिया परिबद्ध हो गया तो आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न है इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक जाना है, 1 से लेके 2 तक जाना है, ये बाउंड्री कंडीशन डाल दिया आपने। फिर किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष कर रहे हो, है ना, तो यहां वर्टिकल स्ट्रिप आएगी, है ना, ये आपकी कोई ऐसी स्ट्रिप बना लेंगे अपन जो वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये वर्टिकल स्ट्रिप बन जाएगी, और इस वर्टिकल स्ट्रिप के अनुसार आपका जो वक्र है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, और नीचे dy dx, ये आ गया। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एक्स क्यूब बटे 3, और विद द लिमिट 1 से 2, क्योंकि सारा का सारा एरिया कैसा है, ऊपर है, तो पॉजिटिव ही लेंगे अपन, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 बटे 3 माइनस 1 बटे 3, यानी आंसर आ गया 7 बटे 3, है ना। तो आपका जो एरिया परिबद्ध हुआ वो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 7 बटे 3 है। वो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 7 बटे 3 है। ठीक है, ये लीजिए आपका आंसर क्या आ गया, 7/3। ये कितना हो गया, 7/3। ठीक है, तो अब आपका जो प्रश्न है उसको देख के आपको समझ में आएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व अलग अलग सवाल कैसे बनाने वाले हैं।